बाद में जाएंगे अंदर, स्पीच वगैरह होगी। यार ये जलाएंगे ना, अभी लैंप लाइट होगी। और देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोविड सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोविड सेंटर लगातार बढ़ाने के प्रयास में केंद्र सरकार और आपको हेल्थ मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन, और इस बीच कोविड सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं गृह मंत्री। आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है गृह मंत्री ने। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय इस कोशिश में है कि किस तरह से आरटी-पीसीआर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जाए और 27,000 टेस्ट प्रतिदिन से बढ़ाकर 3,072 कर दिए गए हैं पहले, यानी कि लगभग 37,200 कर दिए गए हैं। और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, वायरस को लेकर मरीजों का आंकड़ा थम नहीं रहा। ऐसे में इसका उद्घाटन बहुत अहम रहेगा। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, ये किस तरह से मदद करेगा कोरोना वायरस से लड़ने में? आप जैसा हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने आईसीएमआर का भी दौरा किया है और ये कोविड-19 आरटी-पीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की यहाँ पर शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहाँ पर आए हैं इसके संचालन की शुरुआत करने। और ऐसे 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी दिल्ली के कोने कोने में उतारे जाएंगे और 6 घंटे में आरटी-पीसीआर टेस्ट इस पूरी की पूरी टेस्टिंग लेबोरेटरी से ही किया जाएगा। और ये लक्ष्य कि इस तरीके की टेस्टिंग फैसिलिटी से 30,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रतिदिन यहाँ पर किए जाएंगे और महज इसकी जो कीमत होगी सिर्फ 500 रुपए होगी। तो एक तरीके से जो आरटी-पीसीआर जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो आम लोगों तक मिले, दिल्ली के कोने कोने में मिले। ये गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर निजी भागीदारी के सहयोग से ये ऐसा कदम उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रतिदिन का जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार के सहयोग से, अन्य भागीदारियों के सहयोग से प्रतिदिन इस माह के अंत तक वो जरूर यहाँ पर इस तरीके की पहल से यहाँ पर पूरा होगा। जी, और साथ ही जैसे आप बता रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, साथ ही आईसीएमआर से संबंधित जो मोबाइल टेस्टिंग वैन है वो तैनात रहेगी, तो इसकी टेस्टिंग किस तरह से लोगों के लिए इजी हो जाएगी, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वो लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, वो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके की वैन है और वैन पर ये फैसिलिटी की पूरी शुरुआत की है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर जो कोरोना परीक्षण के वक्त आ रही थी, कोरोना टेस्टिंग के समय आ रही थी कि टेस्ट का तुरंत ना हो पाना, तो अब ये दिल्ली के दूर दराज इलाकों में, दिल्ली के कोने कोने के हिस्सों में यहाँ पर जाएंगी ऐसी वैनें और यहाँ पर खड़ी होंगी और उसके बाद इसमें टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और इस वैन के अंदर पूरी जो सुविधाएं हैं, टेस्टिंग से रिलेटेड जो सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। और इसका जो नाम रखा गया है कोविड-19 आरटी-पीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला होगी। तो जहां टेस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कंटेनमेंट जोन है, इसके अलावा अन्य जो केंद्र है, वहां पर ऐसी वैन्स को ले जाया जाएगा और ऐसी 10 वैन्स को दिल्ली के कोने कोने में यहाँ पर ले जाया जाएगा। एक तरीके का ये प्रयोग है और एक तरीके का एक पहल है और जाहिर सी बात है कि इसकी सफलता और इसके असर को देखते हुए देश के अन्य दूर दराज इलाकों में इसकी शुरुआत यहाँ पर इसकी शुरुआत करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। तो बेहद यहाँ पर ये अहम कदम है। अगर मई जून महीने की हम बात याद करें तो मई जून में भी सरकार ने इसी तरीके का, केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर ये
ये कदम उठाया था और उसके बाद अब व्यापक स्तर पर ये पूरा का पूरा कदम उठाया गया है। और ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये एक कड़ी है, उसी कड़ी में अहम हिस्सा है। इसके अलावा अन्य जो भी कदम हैं वो उठाए गए हैं, जैसे जूनियर डॉक्टर्स की एम्स में भर्ती होना, इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे करना, इसके अलावा हाउस होल्ड सर्वे करना, और इसके अलावा अन्य जो भी कदम है वो उठाए गए। मल्टी लेयर्ड अप्रोच, इसका मतलब कि हर तरफ से दिल्ली को पूरी तरीके से कोरोना का कवच बनाने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और कुल मिलाकर करीब 1000 से ज़्यादा कोविड-19 आईसीयू बेड की भी फैसिलिटी यहाँ पर दिल्ली में बढ़ाई गई। ये सारे हम लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिहाज से सिर्फ क्या ये एक प्रयोग दिल्ली में किया गया है या बाकी शहरों में भी? अमित, चलिए लग रहा अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए यहाँ पर ये बेहद अहम यहाँ पर ये कदम उठाया गया है और काफ़ी समय से ये योजना चल रही थी आखिरकार कैसे टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। पहले दौर में अगर हम देखें 4-5 महीने पहले दौर में अगर हम देखें तो पहले दौर में भी व्यापक डोर टू डोर सर्वे किया गया था, तो उससे भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर यहाँ पर ये सर्वे किया गया है और अब ये कदम ये उठाया गया है। और ये एक निजी भागीदारी के सहयोग से ये पूरा की पूरी ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है। और RT-PCR टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल 60,000 नवंबर के अंत के महीने तक होंगे और उसके बाद ये जो तादाद है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और ये एक कदम है यहाँ पर। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ को भी यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा पूरी तरीके से, ताकि वो जाएं, वो सर्वे का काम मुकम्मल करें, सर्वे का काम मुकम्मल करने के बाद घर घर जाकर वो टेस्टिंग करें। और उसके बाद अगर इमरजेंसी हालात होती है तो इमरजेंसी हालात में जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को भी ले आया जाए और पेशेंट्स को ICU फैसिलिटी दी जाए, वहाँ पर उनको एडमिट किया जाए। तो युद्ध स्तर पर तैयारी का एक जो हम नमूना कह सकते हैं वो यहाँ पर फिलहाल इस तरीके के कदमों से हमें अमित जरा ये भी बताइए कि जैसे आपका टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगी इसकी? जी पूरी हाईटेक लैब है, हाईटेक लैब है और मोबाइल लैब है। हम ये कोशिश करेंगे कि इसके अंदर की भी आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ये एक पूरी की पूरी मोबाइल लैब है और अगर हम जाएं तो अगर आप ये देखेंगे अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं। फाउंडर एंड CEO ऑफ जीन स्टोर। हाँ, और मैं आपको अंदर वॉक थ्रू करूँगा। हाँ देखिए, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। हाँ बताइए, पूरा बताइए डिटेल में कैसे ये टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करेगी। सर एक सेकंड, बाकी लोगों को बताइए। सर ये RT-PCR लेबोरेटरी है जिसके अंदर पूरा वायरस कंटेनमेंट फैसिलिटी बनाई गई है ताकि वायरस यहाँ से लीक नहीं कर सकता। यहाँ पर ये एम्प्लॉय का एरिया है। अगर आप अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ पर पूरी लेबोरेटरी शुरू होती है। स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोपियन क्वालिटी के बेस पे हमने मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव करा है। ये 3 आपके रियल टाइम PCR इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दिन के अंदर 3000 टेस्ट पर डे ये कर सकते हैं। और आप अंदर आके देखेंगे तो ये एक एरिया है जहाँ पर पूरा RT-PCR का मिक्स तैयार होता है। ये डीप फ्रीजर्स हैं -20 डिग्रीज के। और यहाँ पर अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स हैं जो पूरे एक एग्जॉस्ट सिस्टम है जो आपको बेसिकली वायरस कंटामिनेटेड एयर को प्योरीफाई करके बाहर फेंकता है ताकि यहाँ से वायरस लीक ना हो। ये बताइए कुल मिलाकर नॉर्मल RT-PCR टेस्ट में और यहाँ इस लैब के RT-PCR टेस्ट में क्या अंतर है? सर अंतर ये है कि प्राइस का। पहली बात तो हम जो प्राइस लॉन्च कर रहे हैं 499 रुपीज़ की टेस्टिंग सर्विस है। 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी सेम डे। और दूसरी चीज़, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, लैब अब पेशेंट को जाएगा, पेशेंट लैब पे नहीं आएगा। तो ये तरीके की एक अहम सस्ती दर पे RT-PCR टेस्ट खुद लैब आम जनता तक पहुंचेगी, ये पहल यहाँ पर अपनाई गई है और एक तरीके की शुरुआत की गई है हाईटेक फैसिलिटी की। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद निजी भागीदारी की महक से की पहल से इस तरीके की पूरी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो राजधानी में के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर मौजूद होगी। जी
जी अमित, एक बात फिर से मैं जानना चाहती हूँ, अगर आपके पास इसका जवाब तो जरूर बताइएगा कि क्या ये बाकी राज्यों में भी सोचा जा रहा है या फिर अभी एक नए मॉडल के तौर पर सिर्फ दिल्ली में ही इसकी मोबाइल वैन शुरू की गई हैं? प्राथमिक तौर पर जी बिल्कुल एकदम जायज़ सवाल है। प्राथमिक तौर पर यहाँ पर ये फिलहाल अभी दिल्ली में ही इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी सफलता, इसके इम्पैक्ट को देखते हुए ये ज़रूर आने वाले दिनों में इसको देश के कोने कोने में इस तरीके की लैब पहुँचाने की योजना है, क्योंकि अब पूरा लक्ष्य यही है कि लोग लैब तक न जाएँ बल्कि लैब लोगों तक आए, और इसी लक्ष्य के तहत निजी भागीदारी का सहयोग बढ़ाया गया है। और इसके स्टडी करने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी, अन्य इलाकों में भी ये इसकी पहल पहुंचाई जाएगी। जी। और अब इनिशियली जो नंबर्स ऑफ टेस्टिंग है वो कितना फोकस किया गया है कि बढ़ाया जाएगा इस मोबाइल वैन के जरिए? जी बिल्कुल, अब जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। 3000 RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन एक जो लैब है, इस तरीके की लैब है, वो करेगी 3000 पर डे करेगी, और ऐसी 10 लैब मौजूद होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 टेस्ट प्रतिदिन ये ऐसी लैब दिल्ली में करेंगी, और जो रिज़ल्ट होगा वो 6 घंटे में इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसके अलावा जो कीमत होगी वो करीब 500 रुपये होगी। तो ये एक बड़ा कदम है यहाँ तक आम जनता तक कदम पहुँचाने की, आम जनता तक इसका जो असर पहुँचाने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जी, तो ये चूंकि मोबाइल वैन है तो किन किन एरियाज में रहेगी दिल्ली के, क्या इस बारे में भी है जानकारी? देखिए ये अभी फ़िलहाल इसको दिल्ली के 10 इलाकों में, ऐसी वैन्स को दिल्ली के 10 इलाकों में यहाँ पर ले जाया जाएगा, जिसमें आज़ादपुर है, नांगलोई है, और बाहरी दिल्ली के इलाकों में ले जाया जाएगा। वहाँ क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो लोग आ नहीं सकते, और इसीलिए इन वैन्स को वहाँ पर ले जाया जाएगा। और उसके बाद फिर इसको देखते हुए ये वैन काफ़ी बड़ी है, छोटी वैन्स भी डेवलप की जाएंगी जो कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में जाएंगी। कुल मिलाकर पहल यही है, लोग लैब के पास न जाएं, लैब खुद चलकर दिल्ली के लोगों की टेस्टिंग के लिए कोरोना के समय में पहुँचे। जी बिल्कुल। और अमित, ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ये मोबाइल वैन से परीक्षण हो पाएगा, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा तो है ही, साथ ही जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके नंबर्स को भी एग्जैक्टली फाइंड आउट करने में एक मदद होगी इससे। जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम जब से कोरोना शुरू हुआ, खासकर अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो करीब 15 से 20% जो संक्रमण है वो पहले टेस्टिंग से काबू पाया जा सकता है। तो अब जब इस तरीके की पहल की जा रही है और RT-PCR टेस्ट जब होंगे तो ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए कि जो कोरोना संक्रमण का पूरा प्रभाव है, फैलाव है, उस संक्रमण के प्रभाव फैलाव को ऐसे कदम ज़रूर यहाँ पर रोकेंगे। और ये तो सिर्फ एक पहल है, अलग अलग इस तरीके के कदम हैं, अन्य राज्य, अन्य नोडल एजेंसी, अन्य अमित, लगातार इस वैन को लेकर किस तरह का असर होता है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी, आपके साथ जुड़ेंगे। इधर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बसों और बाजारों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, और इनके अलावा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए गए अभियानों के साथ ही दिल्ली के नांगलोई इलाके के एक बाजार को बंद करने के 24 घंटे के भीतर दोबारा खोल दिया गया। कोरोना पर दिल्ली सरकार के रवैये पर विरोधी दलों ने केजरीवाल सरकार की आलोचना की। कहीं बसों में जांच हो रही है तो कहीं बाजारों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ी दिखती है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अचानक प्रशासन मुस्तैद हो गया है, और इन सब की वजह है दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत का चढ़ता ग्राफ। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना से हुई। हालात बेहद चिंताजनक हैं और आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 24 घंटे में 6,746 नए मरीजों के साथ ही दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 5,29,863 हो गई है। यही नहीं, बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 121 लोगों की जान भी चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,391 हो गई है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के बढ़ते कहर के लिए बीते कुछ दिनों में बढ़े प्रदूषण और पराली को जिम्मेदार ठहराते दिखे।
ये मौत का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन बहुत बड़ा था, पराली का धुआं था जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उसके साथ काफ़ी लोगों को जिनकी सांस की तकलीफ थी, कोरोना हुआ तो वो बिगड़ गया। और इसका देखो इफेक्ट, जो डेथ का इफेक्ट है वो 2-3 हफ्ते बाद पता लगता है। अब ये लगता है कि पोल्यूशन कम हुआ है, थोड़ा सा पराली का जलना भी शायद कम हुआ है, तो इसका इफेक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, लोग डेथ भी कम होगी। कोरोना को लेकर विरोधी दल के निशाने पर आई सरकार जो भी दावे करे, लेकिन दिन ब दिन बदतर हो रहे हालात के बाद तमाम एजेंसियां मुस्तैद हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि दिल्ली पुलिस बसों को रोककर जांच करने पर मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एंड्रयूजगंज में और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान सख्त है। हर एक बसों में अंदर दाखिल होकर ये लगातार चेक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर बसों को रोकते नजर आए। इन जवानों ने बसों के अंदर देखा कि यात्रियों ने मास्क पहने हैं या नहीं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के जवान यात्रियों को आपस में दूरी बनाकर रखने के लिए और कोरोना को लेकर जागरूक करते भी नजर आए। मुंह पे इस पे हाथ नहीं लगाना है, मुंह साबुन से हाथ धोने के बाद ही अपने मुंह को हाथ को टच करना है, छूना है, ठीक है। मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। एक तरफ दिल्ली पुलिस मुस्तैद है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के कई महकमे के लोग सड़क पर नजर आए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में एसडीएम ऑफिस की टीम बिना मास्क घरों से निकलने वालों के चालान काटती दिखी। कोरोना काल में सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम फेज 1 पर मौजूद हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर जो है बड़ी संख्या में चालान काटने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ऑफिस से आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनको उनकी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइवर के अलावा भी मास्क नहीं लगाया हो तो सीधा 2000 रुपये का फाइन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव लोग यहाँ पर जो है हाथों में चालान की पर्ची लेकर के आए हुए हैं। चूँकि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है, इसलिए पकड़े जाने पर कई लोग बहाने करते नजर आए। हालांकि मोतीनगर इलाके में तो एक कार ड्राइवर पर चालान से बचने के लिए भागने की कोशिश करने का आरोप लगा। बताया गया कि बिना मास्क पहने शख्स को जब रुकने को कहा गया तो उसने भागने की कोशिश में सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि हादसे में वॉलंटियर को मामूली चोट ही लगी और इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं कराया गया। इन्हीं हलचलों के बीच नांगलोई में भी एक अजीब वाकया नजर आया। जिस नांगलोई मार्केट को कोरोना के लिए जरूरी हिदायतों का पालन नहीं करने की वजह से कल बंद कर दिया गया था, 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। पुलिस वाले सुबह को बंद दुकानों के सील खोलते दिखे। हालांकि नांगलोई बाजार में आज ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए, लेकिन आपस में दूरी बनाए रखना संभव नहीं दिखा। कल बाजार बंद कराए जाने से ज्यादातर दुकानदार नाराज नजर आए। कि सरकार कुछ भी करे, पब्लिक को देख के करे, गरीब आदमियों को देख के करे। जी, जितनी भी पब्लिक है, ये गरीब जो मारामारी हो रही है, इस विषय के अंदर भी चर्चा रखे ना। सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर ध्यान ना दे, पब्लिक के ऊपर भी ध्यान दे कि क्या पब्लिक खा रही है, क्या पी रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने से लेकर दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, भारत को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे में यूपी सरकार ने दवाओं को हर जिले तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवाओं को रखने के लिए कोल्ड चेन बनाकर रखने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार की कोशिश है जैसे ही वैक्सीन देश में आए उसे तुरंत लोगों तक पहुंचाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के हर जिले में कोल्ड चेन वैक्सीन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। कोल्ड चेन बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से हर जिले को फंड भी जारी कर दिया गया है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, कोल्ड चेन किस तरह से काम करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रीति, वैक्सीन आए उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष तौर पर सीएम योगी ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। लखनऊ से लेकर सभी जिलों में कोल्ड चेन बनाकर रखा जाएगा जिसमें वैक्सीन रखना है। तो उसके लिए बाकायदा टीम गठित कर दी गई और 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के हर जिले में कोल्ड चेन वैक्सीन सेंटर बनाने का आदेश सीएम ने दिया। उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से बजट भी रिलीज कर दिया गया। सीएम का साफ तौर पर यह कहना है प्रीति की जल्द ही अगले माह तक वैक्सीन आती है। 6 वैक्सीन जो है वो बिल्कुल अपने तीसरे चरण में है। जैसे ही आएगी तो
हर घर तक, हर व्यक्ति तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसके लिए भी टीमों का गठन शुरू कर दिया गया। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की आज उन्होंने बैठक ली, उसमें भी उन्होंने निर्देश दिए। तो यूपी सरकार अपनी तैयारी पूरी रख रही है और इस बात का सिर्फ इंतजार है कि जैसे ही वैक्सीन आए 24 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर सीएम ने बड़ा कदम उठाया है। प्रीति जी अजीत, लगातार आप इस खबर पर आगे भी जानकारी देते रहिएगा। दिल्ली में न सिर्फ कार और दूसरी गाड़ियों में मास्क न पहनने वालों की चेकिंग हो रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान बसों में भी जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। एक तरफ जहां बैठक होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद हैं। बसों के अंदर लगातार ये चेक कर रहे हैं कि किन्होंने मास्क लगाया है, नहीं लगाया है। इस तरीके से चेकिंग कहाँ देख रहे हैं आप? सर मैंने अम्बेडकर नगर में देखा, एंड्रोजगंज देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा पुलिस हेल्प कर रही है इन कोरोना के लिए और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से लगातार जागरूक हो रही है। आप बताइए, आपके यहाँ अगर कोई मास्क लगा के नहीं चढ़ रहा है कोई पैसेंजर, तो उसको बस में चढ़ने दे रहे हैं? नहीं चढ़ने दे रहे हैं। कितने पैसेंजर आपको इस तरीके से मिल रहे हैं? अभी तक तो आए नहीं है, ज़्यादा लगा के आते हैं, बाकी कोई जो नहीं आते हैं उतार देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को जैसे इसमें सीटों की सवारियाँ हैं, जितनी सीटी सवारी आ रही है बस 35 सवारी आ रही है, 30-35। और दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार में भी मुस्तैद टीम ने मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों का चालान किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम फेज 1 पर मौजूद हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर जो है बड़ी संख्या में चालान काटने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ऑफिस से आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव और आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ उनको उनकी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइवर के अलावा भी मास्क नहीं लगाया हो तो सीधा 2000 रुपये का फाइन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव लोग यहाँ पर जो है हाथों में चालान की पर्ची लेकर के आए हुए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग चालान काट रहे हैं? बिल्कुल चालान हम कर रहे हैं। हाँ। और जो नियमों को वायलेट कर रहे हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन का वायलेट कर रहे हैं, उसका चालान हम काट रहे हैं। अच्छा, कितने का चालान है ये? 2000 रुपये का चालान है। और कोई रियायत भी है इस चालान में या सीधा 2000? सीधे 2000। हाँ, इतना है जैसे एक गाड़ी में 3 जने हैं तो हम 1-2 का या 1 का कटवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कर देते हैं। अच्छा, दूसरा आज कोई चालान कटा है क्या? हाँ, 3-4 कट गए हैं सुबह से। एक बार दिखाएं जरा प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधा 2000 रुपये का चालान है। यानी कि दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, जिसके बाद वहां फिर से लॉकडाउन लगाने पर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी जितनी ताकतवर होने की आशंका जताई है और लोगों से सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में अनलॉक में बाजार से लेकर फिल्मों की शूटिंग तक शुरू कर दी गई है, लोगों की लापरवाही भी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के लिए अलर्ट। दोबारा लॉकडाउन लगाने पर भी चर्चा तेज। सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कोरोना की दूसरी लहर सुनामी साबित हो सकती है। मुंबई में लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। मुंबई में लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर उतरी दिखी और फिल्मों की शूटिंग की इजाजत भी दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में टाइगर श्रॉफ की सीएसटी में एक गाने की शूटिंग हुई। बताया गया कि ये शूटिंग कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया भर में जिंदगी के पटरी पर लौटने की कहानी को बयां करेगी, जिसकी शूटिंग कई दूसरे देशों में भी होनी है। शूटिंग के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। लोग भीड़ लगाए शूटिंग देख रहे थे, जबकि कई लोग कैमरे में टाइगर श्रॉफ और शूटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना तो दूर, भीड़ में कई लोग बगैर मास्क के नजर आए, तो वहीं कुछ लोग मास्क नाक की बजाय गले में पहने दिखे। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना आखिर काबू में क्यों नहीं आ पा रहा है।
आंकड़ों पर गौर करें तो मुंबई में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,75,700 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,770 है। वहीं कोरोना से कुल 10,665 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को देश भर में दर्ज किए गए मामलों में से लगभग 20% मामले अकेले मुंबई से आए थे, जहां 1,135 नए मरीज सामने आए थे और 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। यही वजह रही कि रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए और कोरोना के गंभीर होते हालात पर चिंता जताई। उद्धव ठाकरे ने कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के संकेत दिए और ये तक कह दिया कि ये लहर सुनामी साबित हो सकती है। आणि जी दुसरी तिसरी लाट येते आहे, ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। पण लस सुद्धा अजून हातात आलेली नाही। मग तीच एक त्रिसूत्री आहे, मास्क घाला, 2 हात अंतर ठेवा आणि हात धुत राहा। हे तीनच जे उपाय आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत। ह्याचं काही जण मला सुचवतात की पुन्हा एकदा रात्रीचा कर्फ्यू लावा। ठीक आहे, अजूनही माझं म्हणणं असं आहे की सगळ्या गोष्टी कायदे करून काही होत नाहीत आणि सगळ्या बाबतीत कायदे करण्याची गरज नसते। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 17,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीज 80,878 हुए। 24 घंटों में 5,753 नए मरीज सामने आए। लगातार 5वें दिन 5,000 से ज्यादा केस। 24 घंटों में 50 लोगों की मौत। राज्य में इन आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और मास्क पहनने को जरूरी बताते हुए इसका पालन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री की चिंता और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने पर चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने फिलहाल इससे इनकार किया है और 8 से 10 दिनों में फैसला लेने की बात कही है। मात्र दिवाळीला प्रचंड गर्दी, म्हणजे ते करोनाचा चेंगरून मेला असं म्हणायला लागलं। इतकी गर्दी त्या बाजीराव रोड आणि लक्ष्मी रोड आणि या सगळीकडे होती, म्हणजे मलाही आश्चर्य वाटत होतं काय आहे का नाही। आता त्याच्यामुळे दुसरी पण लाट येण्याची शक्यता आहे। या कोरोनाच्यामुळे सुरुवातीलाच प्रदीप कारटकरांनी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी है और उन्होंने बयान दे दिया है कि मतलब जो केसेज 1,000 के नीचे रहती थी, मुंबई में 700-800 रहती थी, महाराष्ट्र में भी 2,000-3,000 भी रहती थी, लेकिन अभी केसेस थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और कोरोना को काबू में करने के तरीकों पर बात होगी। उधर वैक्सीन का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिलहाल कोरोना से बचे रहना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है और बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग जिले के कांग्रेस अध्यक्ष गुलजार वानी ने एक बार फिर आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग की है। गुलजार वानी ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त को जो हुआ वो असंवैधानिक था। गुलजार वानी ने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान हुआ समझौता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गिफ्ट था, जिसे खत्म कर दिया गया। गुलजार वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो एक रियासत के तौर पर पहले से था, उसे वो वैसा ही चाहते हैं और इसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जो 370 का जो मसला पैदा हो गया है, जो इसको एब्रोगेट किया है या 35A को एब्रोगेट किया है, तो इस वक्त बाज़ाब्ता कोर्ट में है वो सारा मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो 370 देने वाला है और 35A को मजबूत करने वाला है, वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उस वक्त के हमारे रहनुमाओं ने, जब यहाँ के हमारे रहनुमाओं के साथ जो इल्हाक हुआ है हिंदुस्तान के साथ, उसमें तो एक गिफ्ट की सूरत में ये सारी चीज़ें दी गई, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू कश्मीर को। हम आज भी रियासत जम्मू व कश्मीर जो पहले हुआ करती अरेस्ट वाइल रियासत जम्मू व कश्मीर, वो दर्जा हम बहाल करना चाहते हैं विद फुल ऑनर एंड डिग्निटी। वो हमारा मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव है।
गुलजार वानी के बयान पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने साफ किया कि आर्टिकल 370 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। वहीं पीएल पुनिया ने भी साफ किया कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और उसमें क्या क्या मुद्दे चर्चा में हैं उसके बारे में भी चर्चा विस्तार से चल रही है। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या बयान दे रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है 370 के बारे में कि ये एक अस्थायी व्यवस्था थी और उसको हटाने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए संविधान में ही व्यवस्था दी गई है। कांग्रेस नेता गुलजार वानी के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है कांग्रेस पर। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस देश की सरजमी को तोहफा समझती है। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलजार वानी ने ये कहा कि 370-35 से कांग्रेस का तोहफा था, तो कांग्रेस देश की सरजमी को तोहफा समझती है? क्या कांग्रेस राजा थी जो तोहफा बांट रही थी? 370 और 35 पर ये कांग्रेस के नेता वही ज़बान बोल रहे हैं जो ज़बान गुपकार गैंग के लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं गुपकार गैंग जो गैंग है उसके आगे कांग्रेस, पीछे कांग्रेस।